चलिए अब हम लोग इसमें जो हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है ना 30 मिनट्स में 10 मिनट्स में 20 मिनट्स में हम लोग पूरे चैप्टर का एक कॉन्साइज थ्योरी और बहुत ही मतलब कि उसको शॉर्ट में और बहुत ही ट्रिकी वे में मतलब एकदम फ्रूटफुल तरीका होना चाहिए ताकि आप उस थ्योरी के वीडियो को जैसे आप देख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट, उससे ज़्यादा आपको एक सेंटेंस एक लाइन एक फॉर्मूला कुछ नहीं पढ़ना। जो भी क्वेश्चन आएंगे वहीं से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, सीधा बात, ये समझिए आप। क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी जो आपका आया वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा, हमको बहुत अच्छा लगा, अब बढ़िया रिवीजन हुआ मेरा, अब हमको मतलब प्रोजेक्टाइल से डाउट्स खत्म हो चुका है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का भी वीडियो हमने अपलोड किया है, उसका न्यूमेरिकल भी अपलोडेड है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो आज जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ समझिएगा, जैसे वर्क को लेकर के क्या क्या बातें हैं, तो वर्क को हम लोग W से रिप्रेजेंट कर देंगे। सबसे पहली बात, वर्क क्वांटिटी कैसा है, तो बोलेंगे कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होता है, तो वर्क का जो यूनिट है बाबू वो जूल होता है, इसको कैपिटल J से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है Fs cos थीटा, वर्क डन इक्वल टू फार्मूला हो जाता है Fs cos थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिसका मास है m, इस पर एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, है ना, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। आप ऐसा भी सिनेरियो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो वर्क जो होता है ना, वो वर्क एक्चुअली में है क्या, तो वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में जब आप ले लेंगे तब उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क मिलेगा। फिर समझना, मैं बोल रहा हूं जो कि उसको आप फिर से समझिए, आई रिपीट, W यानी कि वर्क जो होगा वो एक्चुअली में है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। क्लियर? या दूसरी चीज आप ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? तो जो फॉर्मूला आया वो आ गया W बराबर Fs cos थीटा। आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब आप AB cos थीटा लिखते हैं तो आप लिखते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B। सिमिलरली जब आप Fs cos थीटा लिखेंगे तो आप लिखेंगे वेक्टर F डॉट वेक्टर S यानी कि W। तो वर्क का फॉर्मूला निकल के आ गया वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ये जो वर्क है वो cos थीटा का फंक्शन है, और जो cos थीटा होता है बाबू इसकी वैल्यू होती है -1 से लेकर के +1 तक। cos थीटा की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक। तो उस कंडीशन में पहला सिचुएशन, अगर आप cos थीटा इक्वल टू +1 लिखते हैं तो जो थीटा होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। इसका मतलब थीटा जो है वो है एक्यूट एंगल, मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो तब जो ये थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है। दूसरी बात, जो cos थीटा है इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है ना, और ये जो cos थीटा +1 कहने का मतलब मेरा यहाँ है पॉजिटिव से। ऐसे तो cos थीटा की वैल्यू +1 तब होती है जब थीटा हो जाता है 0 डिग्री। समझ रहे ना बात को? मतलब cos थीटा +1 कहने का मेरा मतलब हुआ कि cos थीटा पॉजिटिव तब होगा जब आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, और cos थीटा पॉजिटिव तो वर्क डन भी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वर्क डन। और अगर cos थीटा -1 है तो इस कंडीशन में आप थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेंगे, यानी कि cos थीटा निगेटिव के लिए थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और एग्जैक्ट -1 के लिए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन आता है वो निगेटिव आता है, तो इसको बोलते हैं निगेटिव वर्क डन। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगली बात, तीसरा केस, अगर मान लीजिए कि जो cos थीटा है वो 0 हो जाए तो उस कंडीशन में थीटा होता है 90 डिग्री, तो वर्क डन भी हो जाएगा 0। अब यहां पर सवाल उठता है ये जो थीटा ग्रेटर देन 90 का सिचुएशन कहां कहां, तो जैसे मान लीजिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में,
तो जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग फोर्स में जो स्प्रिंग का फोर्स होता है वो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्या, जब मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है बाबू, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये रहा सेंटर और ये रहा वो तुम्हारा बॉडी जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर और सेंट्रीपेटल फोर्स इधर, तो जो एंगल बना वो 90 डिग्री बना। तो सर्कुलर मोशन के केस में आपका वर्क डन 0 हो गया। हम फिर से सभी बातों को फिर से एक बार समराइज किया जाए। वर्क डन जो होगा वो वर्क डन को आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में होना चाहिए। फॉर्मूला हो जाता है एफ एस कॉस थीटा या वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। क्लियर है। अब वर्क डन आपको कॉस थीटा का फंक्शन हुआ, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू तो -1 से +1 होती है, यानी कि निगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो थीटा लेस देन 90 डिग्री यानी कि एक्यूट एंगल, और अगर कॉस थीटा एग्जैक्टली +1 लेना है तो थीटा 0 डिग्री। और इस केस में जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव वर्क डन बोला जाता है। अगर कॉस थीटा -1 तो एग्जैक्टली -1 के लिए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और अगर कॉस थीटा निगेटिव लेना है तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है बाबू तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है। उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो निगेटिव वर्क डन होगा, और ये आपका वर्क डन 0 हो जाएगा जब थीटा 90 डिग्री होगा तब। एक बात और दिमाग में अच्छे से आप रखें, वो बात क्या है, तो वो बात ये है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बाबू, इसको कभी कभी आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा इस पूरे टॉपिक के अंदर, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, यहां पर समझना बात को। अब जैसे मान लीजिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने इस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखना अगर चाहें और लिखने के लिए वो कंफर्टेबल है, सिचुएशन वैसा बना हुआ है तो आप लिख सकते हैं। क्लियर। एंड जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको आपने लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहां से जब आपको वर्क डन निकालना होगा तो आप लिखेंगे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर या वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। और डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है बाबू आई कैप, आई वाला सिर्फ आई के साथ जाएगा, जे कैप यानी कि जे वाला सिर्फ जे के साथ, के वाला सिर्फ के साथ, दूसरे के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, आई कैप डॉट के कैप ये 0 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, जे कैप डॉट के कैप 0 होगा। आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, दूसरे के साथ गया खत्म। ये डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा फंडा है। तो जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा एफ एक्स इंटू एक्स प्लस एफ वाई इंटू वाई प्लस एफ जेड इंटू जेड। दिस इज द formula, this is the derived formula to find out the work done if any question is given in this form। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरी बात समझना बात को, जैसे मान लीजिए सपोज हम आपसे ये बोले कि ये एक्स एक्सिस है बाबू, ये वाई एक्सिस है और इसको आप बोल दीजिए जेड एक्सिस। मान लो कि कोई पॉइंट जो है वो कोई पार्टिकल इस पी पॉइंट पे था और इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x1 y1 z1, और ये पार्टिकल P पॉइंट से मूव करके Q पॉइंट पे पहुंच गया और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। तो इसका P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r1 वेक्टर और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r2 वेक्टर, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r वेक्टर। तो जो r वेक्टर होगा वो होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। यहां से r1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, ये वाला पोजीशन वेक्टर कैसे लिखें, तो इस r1 में x1 y1 z1 तीनों आएगा। तो यहां लिखेंगे x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, एंड r2 वेक्टर लिखेंगे x2 i कैप,
y2 जे कैप और z2 के कैप। उस कंडीशन में अगर आप r वेक्टर निकालना चाहते हैं, r2 माइनस r1 करना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा आपको x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। अब अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप लिख सकते हैं वेक्टर f डॉट वेक्टर r। तो वेक्टर f में देखो i कैप के साथ क्या है fx, और यहाँ i कैप के साथ है x2 माइनस x1। तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा fx इंटू x2 माइनस x1 प्लस fy इंटू y2 माइनस y1 प्लस fz इंटू z2 माइनस z1। इस कंडीशन के साथ आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पूरा वर्क डन का ये सेटअप। अब हम लोग इस बात को थोड़ा डिफरेंशियल फॉर्म में वर्क डन का कैसे यूज है वो समझते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, तो W बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। डब्लू बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। और ये जो डी एस यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स में, वाई में, जेड में, किसी में भी हो सकता है। अगर एक्स में होगा तो लिखेंगे डी एक्स, वाई में होगा तो डी वाई, जेड में होगा तो डी जेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देगा या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देगा। अगर इक्वेशन देता है तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, और अगर ग्राफ देता है तो एरिया निकालेंगे, और इस दोनों ही कंडीशन में आपको वर्क फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है बात। अगली चीज़ ये हो सकती थी इसी को, और मान लो कि दूसरा फंक्शन कैसे लिखते और दूसरा फॉर्मेट कैसे लिखते। तो मान लीजिए आप f बराबर आपने लिखा, वेक्टर f बराबर आपने लिखा fx i कैप, fy j कैप, fz k कैप, और ये जो ds वेक्टर है, जैसे यहाँ पर s वेक्टर है, अगर यहाँ d लगा दे डिफरेंशियल टर्म तो इस पूरे में डिफरेंशियल टर्म आएगा। तो उस कंडीशन में ds वेक्टर बराबर भी हो जाएगा dx i कैप, dy j कैप प्लस dz के कैप। तो उस कंडीशन में जब आप वर्क डन निकालते हैं तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, इंटीग्रेशन ऑफ fy dy, इंटीग्रेशन ऑफ fz dz। और इस पैटर्न से आप कोई भी फार्मूला से, मतलब इस फार्मूला से आप कोई सा भी क्वेश्चन जो इस पैटर्न पर आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बातें और, कभी कभी क्या होगा कि वर्क डन इक्वल टू आपको दे दिया fs कॉस थीटा। तो इसमें जो ये फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को निकालने के लिए कभी कभी आपको हो सकता है फ्री बॉडी डायग्राम का सहारा लेना पड़े। फ्री बॉडी डायग्राम का कभी कभी सहारा लेना पड़े। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि ये कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर हमने कोई m मास की बॉडी को रख दिया और ये प्लेटफॉर्म g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो आपको बोलेगा वर्क डन फाइंड आउट करिए नॉर्मल फोर्स के कारण। तो नॉर्मल फोर्स तो ये होता है कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और वेट फोर्स हो गया mg। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस mg। ये फोर्स ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये नीचे की तरफ निगेटिव। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो n माइनस mg इक्वल टू mg/2। तो n बराबर हो गया 3mg/2। तो ये फोर्स निकालने के लिए कभी कभी फ्री बॉडी डायग्राम का जरूरत पड़ेगा। कभी कभी आपसे ये हो सकता है कि मास दे दे, है ना, और एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करवा ले, तब एक्सेलरेशन निकलवा करके मास इनटू एक्सेलरेशन करवा के फोर्स निकलवा ले। मतलब इस तरह के इस टॉपिक के क्वेश्चन में कभी कभी आपको s बराबर ut प्लस हाफ AT² इसका भी ज़रूरत पड़ सकता है। v बराबर u प्लस AT का भी ज़रूरत पड़ सकता है। v² बराबर u² प्लस 2as इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
तो वर्क से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो ऑलमोस्ट इतना ही है, इनफैक्ट इतना ही है। जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी पैटर्न पर आएंगे, और जो न्यूमेरिकल का वीडियो होगा वो अलग से अपलोड होगा, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां जाके उस वीडियो को भी देखें तो पूरा चैप्टर कंप्लीट, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एनर्जी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, एनर्जी। एनर्जी में बेसिकली क्या है, इस चैप्टर में एनर्जी में बेसिकली आपको दो टाइप का ही एनर्जी पढ़ना है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी आपको दो टाइप का पढ़ना है, इस चैप्टर में उतना ही का जरूरत है। एक है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है आपका इलास्टिक और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका फॉर्मूला आप पढ़े ही होंगे, U बराबर mgh। H जो होगा वो m मास के बॉडी का पोजीशन होगा रेफरेंस लेवल से। जैसे मान लीजिए ये रेफरेंस लेवल आप कंसीडर कर लिए और बॉडी यहाँ है m मास का, तो ये H है, ये रेफरेंस लेवल से m मास की बॉडी का पोजीशन, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जनरेट होता है पोजीशन चेंजिंग के कारण, पोजीशनिंग के कारण, और जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होता है ये मोशन के कारण, स्पीड के कारण, वेलोसिटी के कारण, इसके कारण। ठीक है, जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है बाबू हाफ kx²। क्लियर है बात? अब यहां समझते हैं ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या चीज है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है हाफ mv²। ये क्या कॉन्सेप्ट है वो समझो। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बॉडी था जिसका कि मास m था, ये बॉडी पहले रेस्ट में था, अब बॉडी जब यहाँ आ गया तो इसकी वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकेंड। चूंकि यहाँ स्पीड में चेंजेज है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन को हम a मान लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने कंसिडर कर लिया s, और इस बॉडी पर फोर्स लग रहा था F। मतलब ये हुआ कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो जो थीटा होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो वर्क डन होगा Fs cos थीटा, cos थीटा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इक्वल टू +1, यानी कि वर्क डन निकल के आ गया Fs, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू s। अब इस पर आते हैं तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as। शुरू में बॉडी रेस्ट में था तो u 0 है तो ये खत्म हो गया, तो s बराबर आ गया v²/2a। इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो निकल के आ गया ma इंटू v²/2a। a से कैंसिल तो ये निकल के आ गया हाफ mv², और इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रोकने के लिए, मोशन को रोकने के लिए, कंप्लीटली उसको रेस्ट में लाने के लिए हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही होता है काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही होता है काइनेटिक एनर्जी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहां समझना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है बाबू, इसका फॉर्मूला आपने लिखा हाफ mv²। ऊपर और नीचे हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ mv का होल स्क्वायर बाई m। ऊपर में 2 m हो गया, 2 वेलोसिटी है, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया p²/2m। मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p अगर मास कांस्टेंट होगा तब, और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m अगर p कांस्टेंट होगा तब। अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है लीनियर मोमेंटम। और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, अगर p कांस्टेंट हो, मोमेंटम कांस्टेंट होगा तब। नेक्स्ट फॉर्मूला आप यहां से लिख सकते थे p² बराबर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी।
यानी कि P बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब अब यहाँ से आप क्या बोल सकते थे, तो यहाँ से आप बोल सकते थे मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कब? जब मास कांस्टेंट होगा तब। यहाँ पर आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नहीं, P स्क्वायर भी चाहें तो P स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। कब? जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तब। और ये जो फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसमें काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। कब? जब मास कांस्टेंट होगा तब। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी मास है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी मास है। ये दोनों में कंडीशन अलग अलग है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है तो मोमेंटम कांस्टेंट है। क्लियर है बात? अब इन सब के बेस पर ग्राफ भी प्लॉट किया जा सकता है। कुछ ग्राफ आपको हम प्लॉट करके दिखाते हैं। चलिए अब यहां समझिएगा, कुछ चीजों को ध्यान से समझिए। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाए, यानी कि y के पावर 1 और x के पावर 1, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करेगा। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y स्क्वायर इक्वल टू एक्स या y के पावर 1/2 इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2, मतलब इक्वल टू साइन के एक तरफ y है एक तरफ x है, एक पर पावर 1 है दूसरे पावर 2 है, या किसी एक पर जो पावर है उसका डबल पावर अगर दूसरे पर है, तो उस कंडीशन में 100% आपका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। क्लियर? अब कुछ ग्राफ समझो। जैसे मान लो आपको दे दिया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, आपसे बोला कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ बताइए। तो यहां देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आप क्या लिख रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं m/2 इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को आपने y एक्सिस पे लिया, तो काइनेटिक एनर्जी के नीचे आप लिख दीजिए y, जिसको जिस एक्सिस पर लेंगे उस क्वांटिटी के नीचे वही टर्म लिखो। ठीक है, y एक्सिस पे लिए y लिख दिए, m/2 को कांस्टेंट मान लेते हैं, c लिख देते हैं, वेलोसिटी को x एक्सिस पे लिए तो x स्क्वायर, यहाँ y के पावर 1 और x के पावर 2 आया, मतलब ग्राफ 100% पैराबोला होगा। और पैराबोला का ये खासियत है, जिस एक्सिस पर पावर कम हो पैराबोला उसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है जनरली। तो y के पावर 1 तो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, और हम लोग फिजिक्स में जनरली सिर्फ पॉजिटिव सेक्शन को दिखाते हैं, तो इसीलिए ग्राफ इस तरह का आपको दिखेगा। अगर इसी में आपको बोल दिया जाता कि काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर का ग्राफ दिखाइए, तो उस कंडीशन में भी हम लिख सकते थे m/2 इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस पे लिए तो यहाँ लिख लेते हैं y, ये कांस्टेंट m/2 कांस्टेंट, इसको मान लेते हैं हम लोग c। इस बार v नहीं है x एक्सिस पर, पूरा का पूरा v स्क्वायर है, तो ये पूरा y इक्वल टू सी एक्स। इसमें जो c है ये काम करेगा स्लोप का, स्लोप की वैल्यू है m/2, मास पॉजिटिव होता है तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा। स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा पॉजिटिव, मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, और जो एंगल होगा वो थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप आपका हो जाएगा m/2। क्लियर है? और भी ग्राफ आप प्लॉट कर सकते थे, जैसे आप यहाँ देखें, आप लिख सकते थे P बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको बोल देता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करिए, तो आप कर सकते थे। कैसे? तो आप लिख सकते थे P बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो उसको हम कुछ ऐसा लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी के पावर 1/2। अब देखना, मोमेंटम y एक्सिस पर y ये कांस्टेंट c और x के पावर 1/2,
यहाँ देखो y के पावर 1, x के पावर 1/2, मतलब फिर से ग्राफ पैराबोला, पावर किस पर कम है तो x पे कम है, तो इस पर कम है, तो पैराबोला इस बार इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल में हम सिर्फ पॉजिटिव सेक्शन लेते हैं। देख, सिमेट्रिकल कहने का मतलब इधर भी हो सकता है, लेकिन इधर दिखाते नहीं है फिजिक्स में। जनरली हम लोग खाली पॉजिटिव सेक्शन दिखाते हैं, आपके ऑप्शन में भी एग्जाम में वही रहता है, इसलिए हम सिर्फ उसी का बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट, मान लो ऐसा दे देता, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, तब p²/2m। आपको बोल देता काइनेटिक एनर्जी और p² का ग्राफ प्लॉट करिए, तो आप लिख सकते थे इसको इस तरह से। यहाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2m इंटू p²। काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस, तो y इक्वल टू ये कांस्टेंट c, इस बार x एक्सिस पर पूरा का पूरा p² है, तो y इक्वल टू cx। स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन, और ऑरिजिन से सिर्फ पास ही नहीं हो रहा है, यही c काम करेगा स्लोप का। स्लोप की वैल्यू है 1/2m जो कि पॉजिटिव। स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा पॉजिटिव, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन, और जो स्लोप होगा वो होगा 1/2m, और जो थीटा होगा वो होगा लेस देन 90 डिग्री। तो इस तरह से कुछ ग्राफ के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता था। और किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी समझ लो। तो इसमें कभी कभी परसेंटेज चेंज का भी क्वेश्चन आता है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आएगा। क्लियर है बात, है ना? तो यहाँ समझना परसेंटेज चेंज। देखो, कभी पूरे फिजिक्स में कभी भी अगर आपको बोलता है चेंज निकालिए, तो चेंज का मतलब हो जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि f माइनस आई। अगर आपको बोलता है फ्रैक्शनल चेंज बताइए, तो बोलेंगे f माइनस आई बट्टा आई। अगर आपको बोलता है परसेंटेज चेंज बताइए, परसेंटेज चेंज बताइए, तो f माइनस आई बट्टा आई इंटू 100, ये होगा आपको परसेंटेज चेंज। क्लियर है? चल नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का ही नहीं, पूरे फिजिक्स का। जनरली आपको 3-4 लॉ अच्छे से लगाने आना चाहिए। अगर आप लगाने आता है आपको, या अप्लाई करना आता है, अच्छे से आप जानते हैं, तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल करना आपके लिए बहुत आसान होता है। पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा है वर्क एनर्जी थ्योरम, तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और चौथा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 4 लॉ अगर आपको लगाने आता है तो फिजिक्स 11th फिजिक्स का जो पूरा मैकेनिक्स का पार्ट है ये आपके मुट्ठी में है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सॉरी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन आराम से बनेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं, समझो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को लेकर बात ये होता है बाबू कि जितना भी वर्क डन होता है, जितना भी फोर्सेस के कारण वर्क डन होता है, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स वर्क डन चाहे तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स हो, वर्क डन चाहे तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, वर्क डन चाहे तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स हो, वर्क डन चाहे तुम्हारा स्यूडो फोर्स हो, इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल को आप लिख सकते हैं हाफ m v फाइनल स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को आप लिख सकते हैं हाफ m v इनिशियल स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर और हाफ m u स्क्वायर। इस तरह से आप टोटल वर्क डन के अकॉर्डिंग ये चीज फाइंड आउट कर सकते थे। ये जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, अब समझना बात को, कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलते हैं जिसमें जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। मतलब किसी भी रास्ते से जाइए, जैसे सपोज ए से बी आपको जाना है, अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जा रहे हैं तो आप ऐसे जाइए, चाहे डायरेक्ट चले जाइए, चाहे ऐसे डांस कर करके जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क डन तीनों केस में सेम आएगा। दूसरी बात कंजर्वेटिव का, राउंड ट्रिप का जो वर्क डन होता है, राउंड ट्रिप मतलब ए से बी गए
और फिर बी से ए आ गए तो राउंड ट्रिप का वर्क डन 0 हो जाता है। यानी कि वर्क डन फॉर ए टू बी प्लस वर्क डन फॉर बी टू ए, ये इक्वल टू अगर 0 हुआ तो कंजर्वेटिव और नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो नॉन कंजर्वेटिव। जैसे नॉन कंजर्वेटिव वाला फोर्स कौन कौन सा है, अगर इक्वल टू 0 हुआ तो कंजर्वेटिव और नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का फोर्स कौन कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब नॉन कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है बाबू? तो ये वर्क एनर्जी का पार्ट 1 का पूरा थ्योरी कंप्लीट। आपका अगला जो वर्क एनर्जी पावर का जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे थ्योरेटिकल सेक्शन का, उसमें हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे और पावर देखेंगे। इतना आप देख लीजिए। और इस पूरे वीडियो कंप्लीट होते ही इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें न्यूमेरिकल का लिंक है, वहां जाके क्लिक करिएगा, आपका पूरा न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर, ये जितना सेक्शन आप पढ़े वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।